गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, हरिहर। प्रणाम पापा। अम, आज हम लोग जो आपने नया चार्ट शेयर किया था उसको समझेंगे। कैसे करेंगे तो उसको मैं ओपन कर। उसको समझने से थोड़ा सा दर्शन और पकड़ में आएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। इसलिए। तो हाँ, मैंने वैसे तीनों चार्ट फिर खोल लिए हैं हाँ, और जो भी आप कहेंगे उसको हम ऑन कर देंगे। चलिए ठीक है, कि करके लोग ज्वाइन कर रहे इसमें हैं। इसके 3-4 चार्ट हैं। जी, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपको। इससे ठीक है, कर। रिलेटेड है, एक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज हमारे ग्रुप में जो जनसंवाद ग्रुप में जो मैसेज आया है बाबा जी के साथ जो बातचीत के ऊपर आधारित है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आज का ब्लॉग है जीने दो और जियो। मानव को चारों अवस्थाओं के साथ संतुलित रहने के लिए आवश्यक नियम है जीने दो और जियो। ज्ञान अवस्था अर्थात मनुष्य के साथ संबंध में जीने देने का मतलब है न्याय। न्यायपूर्वक ही मानव संबंधों में संतुलन प्रमाणित होता है। न्यायपूर्वक ही मानव संबंधों में संतुलन प्रमाणित होता है। न्याय का मतलब है मानव संबंधों में प्रयोजनों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और उभय तृप्ति। इस तरह जीने देने पर ही मनुष्य अपने जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर पाता है। जीव अवस्था के साथ संबंध में जीने देने का मतलब है जीवों के जीने की चाहना, है ना, जो उनका धर्म है, जीवों के जीने की चाहना धर्म के प्रमाणित होने में पूरक होना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। वनस्पति संसार, रसायन संसार और भौतिक संसार के संबंध में जीने देने का मतलब है उनको रहने देना, उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में पूरक होना। इसके विपरीत भौतिकवाद का प्रतिपादन है कि अति बलवान को ही जीने का अधिकार है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब सबको खा पीकर हजम करो। मध्यस्थ दर्शन के जीने दो और जियो और भौतिकवाद के इस प्रतिपादन में कितना दूरी है, आप ही तय करें। आप मेरे कहने पर कुछ करो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मैं केवल अपराध मुक्त जीने का रास्ता बताता हूं। आपको अपराध में ही जीना है तो उसका तो पूरा दुकान ही खुला है। धरती बीमार होने से यह बात तो उजागर हो गई है कि धरती के साथ मनुष्य द्वारा जाति हुई है। यह तो अब लेमैन को भी पता चल गया है ना। ये बाबा श्री ए नागराज जी के साथ संवाद पर आधारित अप्रैल 2008 अमरकंटक। इस ब्लॉग को लिखा है राकेश भैया ने, के साथ ही संवाद हुआ होगा। बढ़िया। तो ठीक है, एक एक करके काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सभी को नमस्ते, हरिहर। हम लोग बात कर रहे हैं मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन, है ना। मानवीय प्रवृत्तियों में गुणात्मक परिमार्जन कैसे हो, क्लेश परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, और 6 प्रकार के आवेश अथवा षड विकार जो हैं, है ना, अथवा जो अमानवीयता जिसको कह रहे हैं, है ना, और जिसके कारण युद्ध का प्रसव है। इन बातों को हमने पिछले 4-5 सेशंस में समझा है। पापा हमारे साथ हैं, वो और इन बातों को खोलेंगे कुछ एक चार्ट्स की मदद से। ध्यान से इन चार्ट्स को देखिएगा। ग्रुप में इन चार्ट्स को शेयर कर दिया गया है। आप चाहें तो नोट बनाएं, चाहे तो ना बनाएं, सिर्फ समझने का प्रयास करिए, है ना। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पापा आप आपका मैंने माइक और वीडियो जी। 2 चार्ट और किए हैं। ठीक है, देख लेती में हूँ। से कोई भी दूसरा वाला भी पहले शेयर कर सकते हैं। ये जो कल भेजा था उसकी बजाय जो आज भेजा है, हाँ, उसमें से कोई एक चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं। आज कोशिश करेंगे तीनों हो जाएं, अच्छा। नहीं तो फिर 2 दिन लगेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ,
थर्ड स्टेज। अस्तित्व बराबर सह अस्तित्व, ये वाले चार्ट से शुरू करा जाए। हाँ जी। ठीक है, चलिए मैं इस चार्ट को सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भी आपको ये चार्ट दिखेगा थोड़ी देर में। दिख गया है ना? चलिए ठीक है पापा, है ना, हमारे संवाद सभी को लोग शुरू। आवश्यकता अनुसार अपना बड़ा कर सकते हैं साइज इसका। हाँ, आप अपनी स्क्रीन को, यदि आप बैठे हुए हैं मोबाइल के साथ, तो आप उसको जूम इन कर सकते हैं, और नहीं तो मैं भी यहाँ से जूम इन कर सकती हूँ, पर उसमें फिर आधा चार्ट दिखाई पड़ेगा। दर्शन का जो सारांश है जी वो इसमें आ जाता है, इस चार्ट में। दूसरी बात है कि इसमें ये भी आ जाता है कि जो वास्तविकताएं हैं, यथार्थताएं हैं, वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, है ना। तीसरी जी बात इसमें ये भी समझ में आती है कि मध्यस्थ दर्शन की भाषा किस प्रकार से अर्थ को व्यक्त करती है ना। ये तीन चीजें इससे समझ में आएंगी, है ना। तो मनन के लिए ये आवश्यक है कि हम पूर्णता के अर्थ में, है ना, चीजों को समझ पाए। बिल्कुल। तो जैसा हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, और उसका मतलब है सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। सत्ता में जड़ संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति में विकास क्रम विकास है, और विकास क्रम विकास पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। ज्ञानावस्था में जागृति क्रम जागृति है। जागृति क्रम जागृति में समझना और जीना, ये दो भाग हैं। जिसको हम समझना कह रहे हैं वो अनुभव और विचार का क्षेत्र है, और जिसको जीना कह रहे हैं वो व्यवहार और व्यवसाय का क्षेत्र है ना। तो इसलिए ऐसा बाबा जी ने कहा है कि मानव में जीने के चार आयाम हैं: अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। तो जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं उसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। सह अस्तित्व में अनुभव, ऐसा कह रहे हैं ना। तो सह अस्तित्व में अनुभव को ही सत्यानुभूति कह रहे हैं। सत्यानुभूति में नियम, नियंत्रण, संतुलन में प्रकृति को हम पहचानते हैं, और न्याय, धर्म, सत्य में मानव को पहचानते हैं ना। जी तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में सत्ता है, और इस सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। चैतन्य प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य की जो पहचान है, उसी को हम लोग करें कि ये अनुभव है ना। अनुभव ही विधि है, और अनुभव सहित जो विधि है उसको संस्कार कह रहे हैं, और इसी को प्रभुता कह रहे हैं ना। ये पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है ना, अनुभव आत्मा में। उसके नीचे लिखा है सत्यानुभूति। सत्यानुभूति सह अस्तित्व में अनुभव। सह अस्तित्व में अनुभव का मतलब नियम में अनुभव, नियंत्रण में अनुभव, संतुलन में अनुभव, न्याय में अनुभव, धर्म में अनुभव, या सत्य में अनुभव, या अनुभूति भी शब्द का प्रयोग किया गया है। बाबा जी ने कई जगह अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। न्यायानुभूति, धर्मानुभूति, सत्यानुभूति, नियमानुभूति, सह अस्तित्वानुभूति, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस सबको सम्मिलित रूप से देखते हैं तो इसको कह रहे हैं कि ये अनुभव है जो आत्मा में होता है ना। आत्मा अपने को जब सत्ता में संप्रक्तता के रूप में अनुभव संपन्न हो जाती है, उस स्थिति के बाद सत्ता में संप्रक्तता, यानी जब हम सत्ता के साथ
अविभाज्यता को, अखंडता को, है ना, पहचान पाते हैं या समझ पाते हैं ना, जान पाते हैं। जानना पहचानना शब्द का मतलब है कि जब हम पहचानते हैं उसको मानव परंपरा में कह रहे हैं ना, और जानना शब्द जो है वो जीवन में होता है ना। तो जब आत्मा अनुभव से ओतप्रोत रहती है तभी उसमें अनुभव और अनुभूति की निरंतरता रहती है ना। इसी निरंतरता से जो बुद्धि है उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य स्पष्ट हो जाता है ना, या जिसको कहें कि बोध हो जाता है, बोध। इसके बाद जो दूसरा आयाम है जिसको बाबा जी ने विचार आयाम कहा है, तो जागृत जीवन में अनुभव विचार आयाम के साथ होता है। जागृति से पूर्व जो है अनुभव का पता नहीं रहता है, बुद्धि में अहंकार रहता है। बुद्धि में अहंकार से मतलब है कि बुद्धि आत्मा से विमुख रहती है ना। बाकी बुद्धि में और कुछ नहीं होता है ना, भ्रम नहीं होता है बुद्धि में, केवल होने का, है ना, अस्तित्व के प्रति स्वीकृति बनी रहती है। अस्तित्व के प्रति स्वीकृति का मतलब होता है मैं हूँ, ऐसा ऐसा जो स्वीकृति है वो बुद्धि में बनी रहती है, लेकिन बुद्धि भ्रमित नहीं रहती है। लेकिन बुद्धि में सह अस्तित्व का अनुभव न होने के कारण, यानी सह अस्तित्व के अनुभव की स्वीकृति नहीं होने के कारण से आत्मबोध और सह अस्तित्व बोध नहीं होता है। आत्मबोध और सह अस्तित्व बोध ना होने के कारण से बुद्धि में स्वाबोध भी नहीं होता है ना। स्वबोध नहीं होता है, इसलिए आत्मा से विमुख बुद्धि को जो है वो अहंकार शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो जागृत जीवन है उसमें अनुभव के साथ विचार का क्रिया होती है। अनुभव के साथ जो विचार क्रिया है उसी को धर्मपूर्ण विचार शब्द का प्रयोग किया है। धर्मपूर्ण विचार को ही सर्वतोमुखी समाधान या अभ्युदय भी कहा गया है। धर्मपूर्ण विचार का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, है ना। विचार में यदि ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता है और ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता के प्रकाश में बौद्धिक नियमों का पहचान है, क्योंकि बौद्धिक नियम से नियंत्रण होता है, वैचारिक नियंत्रण होता है। बौद्धिक नियम और ज्ञान, विवेक, विज्ञान का जो लोकव्यापीकरण है मानव परंपरा में, उसको संस्कृति कह रहे हैं। और संस्कृति ही प्रबुद्धता है। इसमें शब्द गलत लिखा है, प्रभु, इसको प्रबुद्धता पढ़ी है ना, बा पढ़ी है, बा की जगह, है ना, प्रबुद्धता है। तो इस प्रकार से वैचारिक आयाम की एक सूत्रता समझ में आती है, और ये एक सूत्रता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक। व्यक्ति में वैचारिक आयाम मानसिकता के रूप में रहता है, और मानसिकता जो है अनुभव संपन्न वैचारिक क्रिया है। अनुभव से संपन्न वैचारिक क्रिया की निरंतरता का बना रहना ही अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानसिकता या मानव मानसिकता जिसको हम लोग कह रहे हैं, या मानवीयतापूर्ण आचरण के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता के रूप में विचार आयाम में रहती है ना। जी। का लोकव्यापीकरण संस्कृति कह रहे हैं। ये दो भागों को समझना, ये दोनों भागों को हम जीवन में समझते हैं ना। जी। जीवन का मतलब है कि जो मानव में जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो जब जीवन मानव शरीर में रहता है उस स्थिति में ही, यानी ज्ञानावस्था का मानव ही इसको समझ पाता है ना। ज्ञानावस्था के मानव में ही अनुभव को और धर्मपूर्ण विचार को समझने की और उसको अभिव्यक्त करने की, संप्रेषित करने की क्षमता रहती है ना, पात्रता रहती है। उससे पहले नहीं है, जीवावस्था में ये पात्रता नहीं है, इसलिए जीवावस्था में अनुभव और धर्मपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है। ये दो पापा, ये ये जो दो चार आयाम और 5 स्थितियां हैं, इनमें अगर कोई डाउट हो तो ले सकते हैं क्या बीच में? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते।
ठीक है। कृष्ण भैया, आप कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं? हाँ दीदी, वो स्टार्ट में ही थोड़ा सा डाउट आ गया था, फिर हम्म। आगे और स्पष्टता ही नहीं बन पाई थी। हम्म। तो भैया पूछिए आप। आपने बोला कि सह-अस्तित्व के अनुभव के बिना बुद्धि में स्वबोध नहीं होता है, अहंकार ही होता है। हाँ। तो यहीं से मेरे को फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के बाद फिर आगे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो प्रश्न था तो मैं आगे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस बात को। प्रश्न जो है ना तुरंत कर लेना चाहिए, हाँ, वो इमीडिएट। एक्चुअली भैया बाकी मीटिंग्स में तो आपने ऐसा बना रखा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शालिनी जी ने सिस्टम बना रखा हाथ हैंड रेज करने का, तो मैंने हैंड रेज किया था। कोई बात पर नहीं। हाँ, आगे चलिए। जी, तो वो स्वबोध नहीं होता है बुद्धि में और अहंकार होता है। वहां के बाद जो आपने समझाया वो स्वबोध नहीं होता है, वहीं से थोड़ा सा एक बार और स्पष्टता करेंगे आप। बुद्धि में स्वबोध नहीं होता है, क्योंकि वो तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि सहअस्तित्व के अनुभव के बिना बोध नहीं होगा। जी। तो फिर आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो फिर वही वाली बात आ गई कि अनुभवगामी विधि से हम बढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा उस तरह से कनेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन पूरी क्लैरिटी अनुभव नहीं। मूलक विधि से बात अपन कर रहे हैं भी। हाँ, तो अनुभव मूलक में तो फिर आत्मबोध रहित जो बुद्धि। बुद्धि। हाँ, तो यदि आत्मबोध नहीं है तो स्वबोध नहीं है ना। जी, ठीक है ना। आत्मबोध के साथ ही स्वबोध पूरा होता है। तो फिर आगे वैचारिक स्पष्टता और ये कैसे हो पाएगी? अनुभव के प्रकाश में विचार क्रिया जो है अनुभव के प्रकाश में होती है। जैसे नियम संबद्ध विचार, नियंत्रण का विचार, संतुलन का विचार, न्याय का विचार, धर्म का विचार, सत्य का विचार, विधि विधि का विचार, है ना। इसी को कह रहे हैं कि धर्मपूर्ण विचार। अच्छा, लेकिन फिर बुद्धि में तो अहंकार बना रहेगा नहीं, इसके। जागृति के बाद बोला ना मैंने, जागृत जीवन में। जागृति के बाद तो बुद्धि में अहंकार नहीं बचेगा। बुद्धि में अहंकार नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके पहले। जागृति के पूर्व बुद्धि में अहंकार होगा। हाँ, तो तो धर्मपूर्ण विचार नहीं होगा, अधर्म का विचार होगा। अज्ञान, अविवेक, है ना, और विज्ञान का दुरुपयोग, है ना, बौद्धिक नियमों के विपरीत, वैचारिक अनियंत्रण, अपसंस्कृति या कुसंस्कृति, ये होगा जो अभी देख रहे हैं हम मानव परंपरा में। हाँ, तो फिर अनुभव की रोशनी में ये जो कंटेंट है, इस प्रपोजल को हम मान करके जीने जाएंगे, तो जी। नियम त्रय के साथ जीने जाएंगे, तो वैचारिक स्पष्टता बनेगी और नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य समझ में आएगा। लेकिन वो बुद्धि की अनुभव की रोशनी में है, अभी हमें अनुभव नहीं हुआ है ऐसा। हाँ, तो वहां फिर क्योंकि अहंकार तो बना रहेगा। क्योंकि जब तक आपको अनुभव स्पष्ट नहीं होगा ना, तब तक अनुभव की रोशनी कैसे आएगी। अनुभव की रोशनी तभी आ पाएगी ना जब आपको अनुभव का पूरा चारों आयाम में अनुभव स्पष्ट होगा। नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो अनुभव की मतलब स्पष्टता वैचारिक आयाम में ही होती है ना। वैचारिक आयाम में अनुभव स्पष्ट हो जाना ही मानसिकता को स्थिर करता है ना। अनुमान के रूप में। हाँ, अनुमान के रूप में मानसिकता, ठीक। है ना। ठीक। उससे पहले हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जैसे मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से पूर्व हमको भी ये अनुमान नहीं लगता था। हम लोग भी, मैं पत्रकारिता करता था और पढ़ाई लिखाई भी जो है विश्वविद्यालय में काफ़ी वो की थी, एमटेक किया था और फिर मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, भाषा विज्ञान में पीएचडी की थी। और क्योंकि पत्रकार थे इसलिए सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफीज भी पढ़ी थी, है ना। तो उसमें ये सब अनुमान ही नहीं लग पाता था, है ना। जितना भी पढ़ते थे उतना और कन्फ्यूज़न होता था, जैसा कन्फ्यूज़न अभी हमको इस मानव परंपरा में दिखता है। अभी जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज हैं इसमें कन्फ्यूज़न दिखता है। और इस कन्फ्यूज़न के कारण से हर
जो समाज है, हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र जो है, और यहाँ तक कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी मनमानी करते हैं ना, कोई नियमबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं है, और जो भी नियमबद्ध चरणबद्ध करते भी हैं वो अल्टीमेटली युद्ध में जाता है। जैसे मान लीजिए कि नासा और इसरो का जो कार्यक्रम है, तो वो चरणबद्ध कार्यक्रम दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली इसरो और नासा का सर्वाधिक उपयोग युद्ध में ही हुआ है ना। अभी हम लोग युद्ध में देखते ही हैं सैटेलाइट का उपयोग, ये सैटेलाइट का उपयोग होता है, मिसाइल्स का उपयोग होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग होता है ना, बम्बार्डिंग का उपयोग होता है। ये सब जो है, इसमें नासा और इसरो जैसे जो दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनकी बौद्धिकता इसी में लगी हुई है ना, क्योंकि स्पष्टता नहीं है कि जाना कहाँ पर है ना, लक्ष्य क्या है, ये स्पष्टता नहीं है। ये समझ में आता है भैया? जी भैया, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा मेरा कि जो अनुमान है, हमारे में जो अनुमान की क्षमता है, अब जैसे मध्य दर्शन के संपर्क में कई लोग आते हैं, और किसी भी बात कर ले, हम ज्ञान की बात करें तो भी, लेकिन किसी का अनुमान बन जाता है और किसी का नहीं बनता है। तो ये क्या जागृति क्रम से कनेक्ट होता है, या भ्रमित अवस्था जो है? अब मध्य दर्शन का प्रपोजल, इसका अनुमान नहीं बनता है, उसने अध्ययन ठीक से नहीं किया, बस इतना ही है। नहीं, जैसे पहला वर्कशॉप है, 100 लोग बैठे हैं उसमें, लेकिन 100 में से 50 या 40 या 30 ही उस बात को पकड़ते हैं, फिर आगे की गति बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है फिर वापस या तो कनेक्ट नहीं होते हैं, या फिर कई सालों बाद वापस कनेक्ट होते हैं। तो ये जो अंतर तो आता है भ्रमित। पहला जो वर्कशॉप है ना, वो केवल इतना ही कर पाता है कि ये ठीक है, ये जो विचार है, ये जो लोग हैं ठीक है बस, और यदि हमको ठीक के साथ चलना है तो ये एक प्रपोजल हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना। क्योंकि जब हम पहला वर्कशॉप अटेंड कर रहे होते हैं, तब हमारे अंदर जो पूर्व में मान्यताएं रहती हैं, उन मान्यताओं के आधार पे हम तुलना करते रहते हैं ना, जो हमने पहले से पढ़ा है, पहले से सुना है, पहले से जो परसेप्शंस हैं, उन परसेप्शंस के साथ तुलना करते हैं। वस्तु तो पकड़ में नहीं आती, होती घटना केवल इतनी होती है कि हमारी कुछ मान्यताएं गिर जाती है ना। हमको लगता है कि हमने ठीक नहीं माना था, हमने ठीक जाना नहीं था, ठीक से समझा नहीं था, हमको भाषा की भी ठीक से समझ नहीं है, व्यवहार का भी समझ नहीं है, ऐसा लगने लगता है ना। फिर इसके बाद जिनको समझने में निष्ठा बनती है, वो इसमें गति कर लेते हैं। जिनको लगता है कि अभी ये मुश्किल लग रहा है, वो वेट करते हैं थोड़ा समय तक। कई लोग छोड़ भी देते हैं, ये भी होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पहुंचा नहीं होता है। पहली बात तो होती है कि कोई भी जो शिविर होता है, उस शिविर में यदि कम्युनिकेबिलिटी को जांचा जाए तो वो 10-15% से ज़्यादा नहीं होती है। जैसे आप कॉलेज में और स्कूल में लेक्चर देते हैं, तो जो आप लेक्चर देते हैं उसकी कम्युनिकेबिलिटी पे रिसर्च है, ढेर सारी रिसर्च है। वो ये कहती है कि लेक्चर विधि से 10-15% से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं होता है। इसको यदि इंटरैक्टिव बना देते हैं तो 20-25%, 30% तक कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए पहली बात तो है कि जो शिविर होता है वो वस्तु को पूरा प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरी बात है कि जो भी प्रस्तुत करता है उसका भी 10-15-20% ही कम्युनिकेट होता है। कोई बहुत सिंसियर होते हैं तो उनमें 30-40% तक कम्युनिकेबिलिटी हो जाती है ना, संप्रेषणीयता होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी तर्क पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं शिविर में। लेकिन इतना जरूर लगने लगता है कि ये बात तर्क सम्मत है। यदि हम इसको सिंसियरली समझेंगे तो शायद तर्क जुड़ जाएंगे, ऐसा संभावना जरूर पहले शिविर से ही पैदा हो जाता है। इसके बाद अध्ययन करना होता है ना, जिसको हम वांग्मयों का अध्ययन कह रहे हैं। वांग्मय के अध्ययन में ही सारा तर्क, सारी वस्तु, सारी एक सूत्रता हमको स्पष्ट होती है।
तभी ये विश्वास बनता है कि सत्य ऐसा ही है ना, अस्तित्व ऐसा ही है ना, अनुभव ऐसा ही है, विचार ऐसा ही है, व्यवहार ऐसा ही है, व्यवसाय ऐसा ही है ना, सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था ऐसी ही है, ऐसा हमको, तो जब ये ऐसी ही है ऐसा स्थापित हो जाता है, इसी को हम मानसिकता कह रहे हैं। उससे पहले मानसिकता नहीं रहती, उससे पहले ड्युअलिटी रहती है। ड्युअलिटी का मतलब है कि कभी ये लगता है कि ये बाबा जी जो कह रहे हैं ये सही है, और साथ में ये भी चलता रहता है ये होगा कैसे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस जीवन यात्रा में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी चलता रहता है। और इसके कारण से मानसिकता में डुअलिटी यानी द्वंद्व रहता है, यानी मानसिकता स्थिर नहीं हो पाती है ना। स्थिर नहीं होने से व्यवहार और व्यवसाय में गति नहीं बनती है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, मुझे लगता है निमिषा दीदी भी कोई प्रश्न करना चाहती थी, फिर मेरा भी एक प्रश्न है उसके बाद। जी जी जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया। मैं पूछ रही थी कि साक्षात्कार की स्थिति में स्वबोध तो होता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? इसको मतलब भ्रमित बुद्धि या अहंकार की स्थिति ही कहेंगे? देखिए, साक्षात्कार कब होता है ना, जब ये एक सूत्रताएं स्पष्ट हो जाती हैं, वस्तु स्पष्ट हो जाती है ना। उससे कम में साक्षात्कार नहीं होता, अनुक्रम स्पष्ट हो जाते हैं ना। अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय के अनुक्रम है ना, ये पांचों स्थितियों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, और पांचों स्थितियों के साथ व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में है ना, वस्तु की एक सूत्रता पांचों स्थितियों में, और इन दोनों की एक सूत्रता शिक्षा संस्कार व्यवस्था में, उत्पादन कार्य व्यवस्था में है ना, विनिमय कार्य व्यवस्था में, न्याय सुरक्षा कार्य व्यवस्था में, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था में। यदि ये तीनों की एक सूत्रता पकड़ में आती है तब व्यवस्था सूत्र हमको स्पष्ट होते हैं मानसिकता में। इससे कम में व्यवस्था सूत्र स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार की परिभाषा अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अस्तित्व में वस्तु के रूप में समझा हुआ निश्चय सहित प्रमाण। तो अस्तित्व में जो नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, और नियंत्रण है, संतुलन है, इसका निश्चय सहित प्रमाण ही तो मानसिकता है, यानी मानसिकता का स्थिर हो जाना, वो साक्षात्कार है। यदि मानसिकता स्थिर नहीं हुई है तो साक्षात्कार नहीं है, केवल विश्लेषण चल रहा है ना। ठीक है, फिर दूसरा परिभाषा दिया हुआ है, अस्तित्व में वस्तु सहज रूप में, अस्तित्व में नाम से इंगित वस्तु स्पष्ट होना। जैसे अभी न्याय, धर्म, सत्य आदि जो शब्द हैं, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था रूपी जो शब्द हैं, तो अस्तित्व में वस्तु के रूप में इंगित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार की ओर गति नहीं है ना। तो यदि ये जो अस्तित्व सहज वास्तविकताएं हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है, जागृति में नियम न्याय धर्म सत्य पूर्ण अनुभव है, जागृति में नियम न्याय धर्म सत्य पूर्ण विचार है ना, नियम न्याय धर्म सत्यपूर्ण व्यवहार है, नियम न्याय धर्म सत्यपूर्ण व्यवस्थाएं हैं या व्यवसाय है। यदि ये स्पष्ट हो जाता है ना, तो भाषा तो हो गई है, लेकिन उससे इंगित वस्तु स्पष्ट हो गई है, तब साक्षात्कार है। यदि उससे इंगित वस्तु स्पष्ट नहीं हो रही है, डाउट बना हुआ है, या अभी लगता है कि अभी और समझना पड़ेगा, यानी अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, यानी विश्लेषण और विवेचना पूरी नहीं हुई है। विश्लेषण और विवेचना भी तभी होता है जब शब्द अर्थ संगत हो जाते हैं ना, अर्थ के साथ संगत हो जाते हैं। अर्थ संगत यानी अस्तित्व में वस्तु रूप में दिखने लगते हैं। पहले भाषा रूप में दिखते हैं, तो भाषा के रूप में जब दिखते हैं तो उसको भास कह रहे हैं ना।
जब वो अनुक्रम में दिखने लगते हैं, और अनुक्रम को जोड़ने का काम जो है तर्क करते हैं ना। तर्क जो है वास्तविकता और संभावना और वास्तविकता के बीच में सेतु का काम करते हैं ना। तो जो हमको भास के रूप में संभावना दिखती है, जब वो तर्क विधि से वास्तविकता से जुड़ती है, वास्तविकता है ना सहअस्तित्व से, न्याय से, धर्म से, सत्य से, है ना, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में संतुलन से, नियंत्रण से जुड़ती है ना तर्क, तब हम ये कह सकते हैं कि शब्द से इंगित वस्तु स्पष्ट हो गई है। फिर लिखा है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार। तो पहले हमको रूप दिखता है, जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले उसका रूप दिखता है, जब उसकी परस्परता में आते हैं तब हमको उसको गुण का पता लगता है ना। गुण का पता किस प्रकार से चलता है कि ये विचारशील है, अध्ययन करने में रुचि है, ये समझने वाला है, ये अच्छा व्यक्ति है, ऐसा ऐसा कुछ परसेप्शन बनता है ना, जो प्रभाव उसका हमारे ऊपर पड़ता है उसको गुण कह रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव पता लगता है कि उसका स्वभाव धीरता वीरता की ओर है, या उसका स्वभाव जो है दीनता, हीनता, क्रूरता की ओर है ना। फिर इसके बाद धर्म का पता लगता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे हम एक व्यक्ति को पहचानते हैं, इसी प्रकार से अस्तित्व में सभी इकाइयों के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को संयुक्त रूप में साक्षात्कार कर पाते हैं, उसको कह रहे हैं साक्षात्कार, है ना। फिर लिखा है कि सार्वभौमिक सर्वकालिक वस्तुओं का पहचान, जैसे न्याय, धर्म, सत्य है, ये सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, उसका पहचान। जैसे अस्तित्व जो है सार्वभौमिक है और सर्वकालिक है, जीवन सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, जीवन क्रिया सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, मानवीयतापूर्ण आचरण सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, इसकी पहचान हो जाना साक्षात्कार है। और लास्ट में परिभाषा दी है चित्त सहज प्रत्यावर्तन हो जाना, मतलब जब चित्त जो है बुद्धि में प्रत्यावर्तित हो जाता है ना, तो बुद्धि में सार्वभौमिक स्वीकृतियां रहती हैं, उससे प्रत्यावर्तित हो जाने का नाम साक्षात्कार है, इसको साक्षात्कार कह रहे हैं ना। एक और बात पूछती हूँ भैया जी। इस कन्वर्सेशन में कि साक्षात्कार रूपात्मक अस्तित्व का और अरूपात्मक अस्तित्व का है। तो जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म चारों का है, तो अरूपात्मक अस्तित्व का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है कि नहीं? क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान बन रहा है कि उसका रूप नहीं है अरूपात्मक में। तो किस ये तरह से इसको पहचाने? रूपात्मक और अरूपात्मक अस्तित्व का सह अस्तित्व है ना। यस। तो तो न्याय जो धर्म सत्य जो है, रूपात्मक, नियम न्याय धर्म सत्य, वो अरूपात्मक है ना, तो हाँ, उसको जो रूप। रूपात्मक जो अस्तित्व है हम्म। उसी उसी में अरूपात्मक अस्तित्व का पहचान होता है ना। अरूपात्मक अस्तित्व को हम अरूपात्मक जगह पे नहीं पहचान पाते हैं ना। यस तो यस। पहचानना जो है रूपात्मक क्रिया में ही होता है। जैसे हम्म। हम्म। जैसे मानव एक रूपात्मक क्रिया है, जी। मानव के अंदर जो भी आशा, विचार, इच्छा है, ये रूपात्मक क्रिया है ना। तो रूपात्मक क्रिया में ही जो ब्रह्म की व्याप्ति है उसको पहचान पाते हैं ना। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। तो हमको सह अस्तित्व में अध्ययन करने का अभ्यास होना चाहिए, है ना। तो रूपात्मक अरूपात्मक अस्तित्व को विभाजित करके देखना जो है ना, ये भ्रम की स्थिति है ना। वही रूपात्मक और तो। अरूपात्मक अस्तित्व का सह अस्तित्व है, और इस सह अस्तित्व को हम मानव में, जीव संसार में, है ना, हम्म। और प्राणावस्था में, पदार्थावस्था में पहचान पाते हैं ना। पदार्थावस्था में इसको हम नियम नियम को। यस यस। जी। जी, तो ये भी ध्यान
देने वाला मुद्दा है ना। जी जी, बढ़िया। बढ़िया। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न बनता है कि ऐसे तो समझ में आता है तात्विक पक्ष के रूप में, लेकिन ये बात नहीं पकड़ में आती कि जैसे हर एक इकाई एक दूसरे को पहचानती है ना, हर एक इकाई का प्रतिबिंबन हर एक दूसरी इकाई में है। तो जब गठन पूर्णता के क्रम में जब जो अंश आत्मा है उसके साथ में जब बुद्धि के अंश आए होंगे तो पहचान पूर्वक ही आए होंगे ना। नहीं नहीं, क्या आपने कल्पना कर ली। परमाणु में जो जड़ परमाणु है हम्म। उसमें कुछ केंद्रीकृत अंश रहते ही हैं, है ना, तभी वो परमाणु है ना। अच्छा। और कुछ परिवेशी अंश होते हैं। हम्म। सबसे छोटा जो परमाणु है उसमें केंद्र में एक अंश रहता है, एक अंश परिवेश में होता है, तभी वो परमाणु है। उससे पहले हम्म। परमाणु नहीं है ना, वो नहीं, अंश है। ठीक है। जब वो परमाणु होते हैं तभी उनमें आचरण प्रकट होता है। जब तक वो अंश रहते हैं उनमें प्रवृत्ति रहती है बस, है ना। हम्म। हम्म। प्रवृत्ति क्या रहती है? हमको गठित संगठित होना है, गठित होना है ना। हम्म। गठन की ओर प्रवृत्ति, यानी प्रवृत्ति क्यों रहती है अंशों में? क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है। अंशों में हम्म। से पूर्ण वस्तु जो है उसमें से पारगामी है। हम्म। पारगामिता बस जो है अंशों में प्रवृत्ति रहती है। इस प्रवृत्ति बस उनमें व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है? गठित होने का, है ना। और फिर हम्म। ये अंश जो है इनमें क्रमशः बढ़ते जाते हैं। उसी को हम लोग कह रहे हैं तात्विक विकास, है ना। हम्म। जो तत्व के रूप में हम लोग पीरियडिक टेबल में परमाणुओं को पहचानते हैं ना, हम्म। उनमें अंशों की वृद्धि के आधार पे ही तात्विक भेद है। तत्वों का भेद क्या है कि अंश बढ़ रहे अंश हैं, के आधार पर, हाँ, 2 से गठन। 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम्म। उसके आधार पे उनका रूप गुण, है ना, बदल जाता है। स्वभाव और धर्म वही रहता है ना। हम्म। स्वभाव धर्म नहीं बदलता है ना। हम्म। रूप और गुण बदल जाता है। जैसे हम्म। हीलियम, हाइड्रोजन, है ना, या आयरन, इसमें रूप का परिवर्तन है। हम्म। या सोडियम, कैल्शियम, है ना, इसमें रूप का परिवर्तन है और गुण का परिवर्तन भी है। लेकिन उनका स्वभाव धर्म वही बना रहता है ना। हम्म। स्वभाव धर्म क्या है? तो पदार्थावस्था में स्वभाव धर्म गठन, संगठन, विघटन है ना। संगठन विघटन का संगठन प्रवृत्ति, विघटन है ना। और बने रहना, हाँ। दूसरी बात है कि परमाणु भी अणु रूप में ही मिलते हैं अस्तित्व में, है ना। हम्म। परमाणु का स्वतंत्र रूप में मिलना बहुत रेयर घटना रहती है। और उनमें भी अस्तित्व सहित प्रवृत्ति ये बनी रहती है कि उनको फर्दर गठित होना है। हम्म। तो इसलिए इसलिए परमाणु अणु रूप में गठित हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन O के रूप में नहीं मिलती, O2 हम्म। में मिलती है ना। हम्म। हाइड्रोजन H के रूप में नहीं मिलता, H2 के रूप में मिलता है ना। फिर ये जो अणु रूप में मिलते हैं इनमें पुनः पुनः जो है अस्तित्व में संपृक्तता बस, यानी व्यापक वस्तु में संपृक्तता बस, उनमें पुनः गठन का प्रवृत्ति बना रहता है। इसीलिए ये मिलके अणु आगे की रचनाओं को बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, हम्म। है ना। कार्बन हाइड्रोजन मिलके मीथेन बनाते हैं, आदि आदि, है ना। ठीक इससे बात। रस रसायन बनते हैं ना। फिर रस रसायन जो है आपस में मिलके प्राण कोशिकाओं को बनाते हैं। तो ये जो गठन का प्रवृत्ति है वो अस्तित्व सहित प्रवृत्ति है, यही मानव में रहती है ना। मानव परिवार के रूप में एक गठन है ना। उसी गठन को हम लोग ये कह रहे हैं कि वो परमाणु का प्रतिरूप है, ऐसा हम्म। लीजिए, है ना। जैसे परमाणु में एक प्रकार का गठन है, एक प्रकार का आचरण है, वैसे ही परिवार में एक गठन है और एक एक प्रकार आचरण। का आचरण है ना। हम्म। और फिर ये जो गठन है अग्रिम गठन की ओर प्रवृत्ति रहती है ना। जैसे परिवार, यदि कोई ठीक परिवार होते हैं तो वो कुछ परिवारों के साथ संस्कृति सभ्यता पूर्वक उनमें
संबंध और संपर्क का स्वीकृति होती है। ये नैसर्गिक रूप से बनी ही रहती है। अभी भी हम लोग देखते हैं कई परिवारों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध और संपर्क रहते हैं ना, मैत्रीपूर्ण कह लीजिए या एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में कह लीजिए या संपर्क के रूप में मैत्रीपूर्ण, है ना, संपर्क के रूप में रहते हैं। यही और अधिक गठन की ओर प्रवृत्ति बनती है जिसको हम लोग समाज कह रहे हैं। अभी उसको समुदाय कह रहे हैं, लेकिन परिवार समूह से ग्राम समूह, इस तरीके से जो गठन का प्रवृत्ति है इसी को समाज कह रहे हैं ना। तो ये जो प्रेरणा है वो अस्तित्व से आ रही है, गठन, है ना। तो ये गठन की जो प्रवृत्ति है उसको कह रहे हैं ना। तो इस रूप में समझना पड़ेगा। अब इसमें जो जिसको अपन कह रहे हैं कि संक्रमण हो जाता है ना, तो जिसको कह रहे हैं कि जड़ परमाणु चैतन्य में संक्रमित हो जाता है। इसमें घटना ये होती है कि केंद्र में एक ही अंश रह जाता है, बाकी सभी अंश जो है परिवेश में आ जाते हैं, ऐसी घटना होगी। और जड़ परमाणु में बहुत सारे अंश नाभिक में रहते हैं, इसमें हाँ, केवल एक ही अंश रह जाता है, ये एक बात। ही अंश रह जाता है। हाँ, और बाकी ठीक जो है। परिवेशी अंश हैं हाँ, वो परिवेश में आ जाते हैं। और दूरी के अनुसार से यदि गणितीय विधि से इसका आकलन किया जाए तो एक अंश के तुलना में परिवेशी अंशों में संतुलन स्थापित हो जाता है ना। और जो बाह्य परिवेश होता है वो तृप्त हो जाता है, क्योंकि यदि उसमें अतृप्ति रहती है जो भूखे और अजीर्ण परमाणु के रूप में रहती है, तब वो रासायनिक क्रिया करता है। लेकिन यदि बाहरी परिवेश जो है तृप्त रहता है तो वो किसी भी रासायनिक क्रिया को करने में अक्षम हो जाता है। तो दो घटनाएं हो गई, एक तो केंद्र में जो अंश है उससे परिवेशी अंशों के बीच में संतुलन आ गया। इस संतुलन के कारण से उसमें भार शून्यता, बंधन जो है वो उससे मुक्ति हो गई। ना वो आकर्षण कर रहा है ना वो आकर्षित हो रहा है ना, भौतिक रूप में, है ना। दूसरा है कि क्योंकि बाह्य परिवेश जो है तृप्त हो गया है, इसीलिए अब वो अणु बंधन से भी मुक्त हो गया है ना। तो अणु बंधन, भार बंधन से, है ना, से मुक्त, है ना, ऐसे परमाणु को गठनपूर्ण परमाणु कह रहे हैं। जब ऐसा हो जाता है तो जो परमाणु का जो बल और शक्ति है वो क्षय हो जाते हैं, है ना। संक्रमण के बाद जो बल होते हैं जड़ परमाणु में, तो जड़ परमाणु में गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स, और बाबा जी के अनुसार मध्यस्थ बल। तो ये पांचों बल जो है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के रूप में संक्रमण के बाद इस रूप में व्यक्त हो जाते हैं, है ना। और जो शक्तियां होती हैं वो आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा, प्रामाणिकता के रूप में हो जाती है। ठीक है ना। इसको संक्रमण का क्रिया करें। अब लोग कहेंगे संक्रमण क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जड़ जो है वो जड़ जो बल हैं वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि हो गए। आशा, विचार जड़ परमाणु में तो विचार है नहीं। तो अस्तित्व में ऐसा देखा गया है कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी मिल बनते हैं, पानी का जो आचरण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आचरण से सर्वथा भिन्न रहता है ना। ना वो जलता है ना जलाता है ना, बल्कि पानी आग बुझाता है ना। तो इससे पता लगता है कि संबंध पूर्वक और संक्रमण पूर्वक, है ना, एक नए आचरण को ग्रहण करते हैं, विकास पूर्वक भी, है ना। जैसे हर परमाणु अंश की वृद्धि पूर्वक विकास को पाते हैं, विकास क्रम में रहते हैं ना। तो विकास क्रम में उनका आचरण यानी उनका रूप और गुण परिवर्तित हो जाता है ना। रूप तो हो ही जाता है परिवर्तित, है ना। जी। तो गुण में भी परिवर्तन आता है। तो इससे पता लगता है कि विकास क्रम में आचरण में परिवर्तन होता है।
गठन पूर्वक भी आचरण में परिवर्तन होता है। इसीलिए व्यक्ति का आचरण परिवार का आचरण नहीं होता है ना। परिवार का आचरण एक अलग चीज है। परिवार के आचरण में व्यक्ति का आचरण शामिल रहता है ना, सम्मिलित रहता है। लेकिन यदि परिवार के आचरण में व्यक्ति का आचरण प्रधानता से उभर के आता है तो उसको कह रहे हैं व्यक्तिवाद, है ना। यानी उसका जो आचरण है परिवार के आचरण में विलय नहीं हुआ है, और यदि विलय नहीं होता है तो अहंकार बना रहता है ना। जबकि हम लोग अस्तित्व में क्या देखते हैं कि जो आचरण होता है वो विलय हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आचरण पानी के आचरण में विलय हो जाता है, अब उसका स्वतंत्र आचरण नहीं बचता है पानी में, है ना। तो इस तरीके से परिवार में व्यक्ति का स्वतंत्र आचरण नहीं बनता है। इसी को फैला के अखंड समाज तक ले जा सकते हैं ना। जैसे समाज में परिवार का स्वतंत्र आचरण नहीं रहता है, जैसे अखंड समाज में समाज का स्वतंत्र आचरण नहीं रहता है। अब है कि क्या अखंड समाज की मानसिकता व्यक्ति में आ सकती है? तो आ सकती है। कैसे आ सकती है? यदि मानव यानी व्यक्ति इस पूर्णता को पूरा समझ लेता है तो उसमें मानसिकता आ सकती है। यदि मानसिकता आ सकती है तो आचरण भी आ सकता है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आचरण कैसे आएगा? जब संबंधों को पूर्णता के अर्थ में निर्वाह करने लगी। अभी हम लोग संबंधों को, है ना, कैसे निर्वाह कर रहे हैं? परिवार के अर्थ में या समुदाय के अर्थ में, है ना, या व्यक्तिवादी तरीके से। हमारी व्यक्तिवादी तरीके से संबंध निर्वाह है, यानी मनमानी तरीके। जब हमारा मन है कर देंगे, जब नहीं है नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन भैया हाँ, मेरा जो प्रश्न था ना पापा, वो ये था कि जैसे कहते हैं ना, बुद्धि जो है वो आत्मा से विमुख है ना, या अभिमान जो है उसमें, वो आत्मा की जो उसको सत्ता को पहचान नहीं रही है। तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रतिबिंबन क्रिया तो सभी में है ना, सभी जो अंश हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, तो बुद्धि जो है वो आत्मा को पहचान क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं पहचान पा रही है क्योंकि अभी जो आशा विचार इच्छा है वो परानुक्रम में है। परानुक्रम यानी वो शरीर की ओर देख रहा है। शरीर और शरीर की जो क्रियाकलाप है उसकी ओर देख। क्यों देख रहा है ये प्रश्न आएगा। इसलिए देख रहा है क्योंकि जीव चेतना में जो जीवन, जब जीव शरीरों को चलाता है तो स्वयं को शरीर मान के चलाता है ना। ठीक है, वो इसलिए क्लैरिटी उसमें वो आपने दी। संस्कार है। अब प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों करता है जीवन, है ना, जीवावस्था में ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस समय जीवन में जड़ के अध्यास प्रधान रहते हैं। जड़ के अध्यास प्रधान होने के कारण से वो अपने को जड़ शरीर के साथ तदाकार होके, है ना, व्यक्त होता है। जैसे जैसे इन अध्यासों से मुक्ति मिलती है वैसे वैसे उसमें जागृति आती है। जागृति आती है, उसी के दबाववश ज्ञानावस्था का शरीर प्रकट होता है। ज्ञानावस्था का शरीर प्रकट होने से आशा विचार इच्छा आदि क्रियाएं जो हैं उसमें प्रकट होने लगती हैं। आशा विचार इच्छाएं भी शरीर मान के ही सक्रिय रहती हैं, है ना। इसलिए वो वास्तविकता को नहीं देख पाती। एक स्थिति के बाद जो है, जब हम किसी में जागृति अस्तित्व सहज विधि से हो जाती है, उन सूचनाओं के आधार पे हम वास्तविकता को देखने लगते हैं। तो वास्तविकता को देखने लगते हैं तब हमको पता लगता है यार ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक है। ठीक है का निर्धारण कैसे होता है? तो स्वयं में तृप्ति पूर्वक, सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक, समाधान समृद्धि अभय सहस्थित पूर्वक, है ना, प्रयोजन पूर्ति के अर्थ में जो जीवन का प्यास है यदि वो तृप्त होता है उस तृप्ति के अर्थ में, है ना, तो हमको इसी को कह रहे हैं कि ऐसा हमको स्वयं में विश्वास होता है। हमको स्वयं में विश्वास हो जाता है कि ऐसा ही जीना चाहिए, यही विधि है ना, ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली गठन पूर्णता हुई है, वही कहते हैं ना, क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता नहीं हुई है। अभी हम परानुक्रम में चल रहे हैं।
पूर्वानुक्रम में जाना है ना, यही विकास है, आगे का विकास जो है, जागृति है, सॉरी, है ना, जिसके लिए नाम है। ठीक है ना पापा ये बात? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक सही। है। हाँ कृष्ण भैया। हाँ भैया, जड़ का अध्यास का मतलब ये हुआ ना कि जो हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जो विकास क्रम है, उसका जो पहले से जो बना रहता है, उसी को हम जड़ का अध्यास बोल रहे हैं, जो कि जीवावस्था में शरीर मानकर जीना होता है, इसी को बोल रहे हैं अध्यास। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि दूसरा प्रश्न। जी परमाणु जी जड़ से चैतन्य हुआ है ना, जी जी। जड़ से चैतन्य होने के कारण से अध्यास की रेखाएं उसमें रहती हैं। हाँ, मतलब जड़ में जो अध्यास रहा की है। रेखाएं मतलब अध्यास का प्रवृत्ति रहता है ना, जड़ के रूप में प्रवृत्ति रहता है ना। हाँ, हाँ, इसीलिए जब वो जीव शरीर में आता है तो स्वयं को जड़ मान के व्यक्त होता है ना, जी जी। शरीर मान के व्यक्त होता है। शरीर मान के व्यक्त होने के कारण से जो आशा विचार होता है वो शरीर को ही देखता रहता है। जी ज्ञानावस्था में भी जो भ्रमित मानव है, उसका आशा विचार इच्छा जो है वो केवल शरीर और इंद्रिय क्रियाकलाप को ही देखता रहता है ना। हाँ, पर वो फिर पूरी तरह से उसमें नहीं हो पाता है, तो वो कहीं कोशों से जुड़ता है भैया, जो कोश गठन है वहां से जुड़ जाता है, क्योंकि विज्ञान में कोश आ गया है। तो अब हाँ, वहां पर वो शरीर मान के सुखी तो नहीं रह पाता है, और उसी की पीड़ा की वजह से फिर ये जो जर्नी स्टार्ट होती है, यानी कि फिर वो इस तरफ अपनी गति के लिए प्रयास करता है। अब वो भी तभी कर पाता है जब कोई जागृति के सानिध्य में आ जाता है। जी जागृति के सानिध्य में आए बिना जो है होता नहीं है, या जी फिर कोई अस्तित्व में अनुसंधान करता है अपनी पीड़ा के निवारण के लिए। तो जी अनुसंधान में बहुत अति पीड़ा हो जाने के बाद ही लोग अनुसंधान कर पाते हैं ना। जी। जैसे आप जब तक अति पीड़ित नहीं होंगे तब तक आप में जागृति की ओर गति नहीं बनेगी, है ना। अति पीड़ित कब होते हैं? जब हम मानव संसार के साथ संवेदनशील हो जाते हैं। अभी हम संवेदनशील नहीं हैं, हम बहुत स्वार्थी आदमी हैं। पहले हम अपना देखते हैं, अपने परिवार का देखते हैं ना, अपने समुदाय का देखते हैं। हम बहुत ही स्वार्थी बन गए हैं ना, इसलिए संवेदनशीलता हमारे अंदर मर गई। इसलिए हमको परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्र की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। युद्ध कर रहे हैं, करते रहें, लोग मर रहे हैं, मरते रहें, गरीब हैं, गरीब बने रहे हैं, है ना। क्योंकि हम संवेदनशील नहीं, संवेदनशील होते हैं तब हम विचार करने, विचार शक्ति को जो है हम समस्याओं के समाधान के लिए नियोजित करते हैं, तभी जागृति प्रकट होती है, जागृति की ओर गति होती है। नहीं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हमको क्या करना परिवार अरिवार को समझ के, हम हमारे में कैसे ठीक हो सकता है बस उतना बता दीजिए, परिवार हाँ में कैसे ठीक हो सकता है बस इतना ठीक है। हमको समाज समाज से नहीं, हम कर तो पाएंगे नहीं, इसलिए क्यों हम दिमाग खराब करें अपना, है ना। जी तो मेरा ये कहना है कि बाबा जी ने भी ऐसा लिखा है कि संवेदनशीलता जो है पहला चरण है, इसके बाद ही संज्ञानशीलता है। तो जब तक आप पूर्ण के प्रति संवेदनशील नहीं है, है ना, पूर्ण का मतलब है सर्व मानव, जिसको अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, सर्व शुभ के प्रति संवेदनशील नहीं है, तब तक सर्व की समस्याओं का समाधान आपके अंदर प्रकाशित नहीं हो सकता है। तब तक शोध प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी, है ना, तब तक चीजें जुड़ती हुई दिखेंगी नहीं। और इस दर्शन ने इस बात को पूर्णतः नकार दिया है कि कोई व्यक्तिवादी समाधान होता है, परिवारवादी समाधान होता है, इसको नकार दिया है। क्योंकि हर व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र से जुड़ा हुआ ही है, उसकी अविभाज्यता में ही व्यक्ति है। उसको आइसोलेशन में व्यक्ति को हम समझ ही नहीं सकते हैं ना, आइसोलेशन में वो केवल शरीर का क्रिया है। हाँ ठीक है, भैया। और शरीर का क्रिया भी सहअस्तित्व में ही है। यदि शरीर के क्रिया को यदि हम समझने जाते हैं तो पदार्थावस्था प्राणावस्था का संयुक्त
जो क्रियाकलाप है वो शरीर का क्रिया है ना, या सह अस्तित्व में जो क्रियाकलाप, शरीर में यदि पानी नहीं है, खनिज नहीं है, वायु का असंतुलन है, दाब का असंतुलन है, तो शरीर शरीर नहीं है ना, शरीर डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए शरीर भी सह अस्तित्व में शरीर है, ये हमको समझ में आता है। मानव भी व्यक्ति के रूप में सह अस्तित्व में व्यक्ति है, परिवार भी परिवार के रूप में सह अस्तित्व में परिवार है। यदि हम परिवार को समाज की विभाज्यता में नहीं देखते हैं तो स्वार्थी परिवार है ना। स्वार्थी परिवार जो है अपने में भी तृप्त नहीं होता है और दूसरों में भी तृप्ति का सोर्स नहीं बनता है ना। जी भैया, जी भैया, एक एक क्वेश्चन और था भैया। जब आप परमाणु की बात कर रहे थे और जो प्रवृत्ति है, अंशों में जो प्रवृत्ति है वो भी गठन की तरफ बढ़ती है, तो ये पूरा स्पष्ट हुआ। पूरा हम विकास क्रम, जागृति क्रम को समझने जाते हैं तो। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर जो परमाणु है विकास क्रम में विकास होते हुए जब गठन पूर्ण होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में एक अंश रहता है और परिवेशों में जो अंश हैं वो संतुलन में आ जाते हैं, तो ये घटना कैसे घटती है? एक अंश कैसे रह जाता है और ये जो होता है ये कैसे होता है? एक ही अंश रह जाता है, अदरवाइज बराबर बराबर होते हैं दोनों के। इसी को नियति सहज कहते हैं। एक इसमें मेरा भी प्रश्न है, मैं साथ में जोड़ देती हूँ। ये स्ट्रक्चर को लेके ही अगला प्रश्न है कि जैसे ये मेरी कल्पना है, मैं बता रही हूँ कि जैसे जड़ परमाणु में नाभिक में कई सारे अंश होते हैं, तो क्या नाभिकीय बल अधिक होता है और इस तरीके से वो नाभिकीय बल के कारण जो दूसरे अंश घूमते रहते हैं उनको वो नियंत्रण में रखते हैं? एक ये बात है। और दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर एक ही अंश है और नाभिकीय बल जो है वो अन्य अंशों के साथ संतुलित हो गया है, तो क्या इसकी वजह से परानुक्रम है? ये नियंत्रण और संतुलन ये परस्परता में ही होता है। एक करता है दूसरा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, दोनों की परस्परता में रहता है। इतना जरूर है कि केंद्र में बल ज्यादा होता है, परिवेश में बल कम होता है ना। जड़ परमाणु में, जड़ परमाणु में है ना, वो बल कम अंशों में नहीं होता है। अंश में तो सभी अंशों में बराबर बल होता है ना, क्योंकि सभी अंश जो है वो सत्ता में संपृक्त हैं। इसलिए बल संपन्नता, यदि अंशों में जो बल है यदि वो असमान होता तो गठन नहीं हो पाता है ना। और सभी अंशों में समानता का सिद्धांत है ना, सभी सत्ता में संपृक्त हैं इसलिए। लेकिन जब ये गठित होते हैं तब जो केंद्र में जो अंश होते हैं वो केंद्र में होने के कारण से निकट होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए उनका बल ज्यादा हो जाता है। परिवेश के अंश दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें उसमें जो बल का पहचान है वो कम होता है ना। जैसे एक परिवार यदि संगठित रहता है तो उसमें बल ज्यादा होता है, यदि परिवार बिखरा बिखरा रहता है तो उसमें बल कम होता है ना। जैसे एक समुदाय 10 परिवार यदि संगठित होते हैं उनका बल ज्यादा दिखता है ना, और यदि विघटित रहते हैं तो उनमें बल कम रहता है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग परिवार समाज में पहचान सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो फिर गठन पूर्ण परमाणु में, हाँ बोलिए। हाँ, जब ज्यादा है तो बल ज्यादा रहता है, लेकिन जब एक हो जाता है तो फिर बल कम हो जाएगा क्या? बल कम, जैसे हर अंश में तो बल बराबर ही रहता है ना, लेकिन वो सापेक्षता में कम ज्यादा की बात आती है ना। तो केंद्र में जो अंश है उसकी सापेक्षता में है ना हम कम ज्यादा का अनुमान लगाते हैं। जैसे मन में आत्मा की तुलना में बल कम है क्योंकि वो केंद्र से दूर है। इसलिए यदि मान लीजिए मन का कोई अंश केंद्र में रहता तो वो आत्मा के बराबर बलशाली होता। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जब जीवन को समझने जाते हैं तो जीवन का संयुक्त बल होता है जिसको जीवन बल कह रहे हैं ना। जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है अविभाज्यता में है ना, विभाजित नहीं है। तो इसलिए केवल मनोबल से हम नहीं जी सकते, केवल वृत्ति बल से नहीं जी सकते, है ना। किसी जिसको हम चित्त बल कह रहे हैं उसके आधार पे हमारा जीवन का बल नहीं बनता है, बुद्धि बल से भी जीवन का बल नहीं बनता है। पांचों की अविभाज्यता में ही जीवन का बल बनता है ना। तो जीवन का जो संयुक्त बल है, जब जीवन को अविभाज्यता में देखते हैं तब वो जीवन बल बनता है। तो जीवन बल ही व्यवहार में प्रमाणित होता है, नहीं तो व्यवहार करने के लिए बल नहीं होता है। यदि हम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को अलग अलग देखते हैं तो जैसे आप मन के आधार पे व्यवहार करने जाएं तो आप देखेंगे व्यवहार सफल नहीं होता है ना। आस्वादन और विचार के आधार पे यदि आप व्यवहार करेंगे तो भी व्यवहार सफल नहीं होता है। चित्त के आधार पे भी करेंगे तो भी सफल नहीं होता है, क्योंकि चित्त के आधार पे समुदाय चेतना तक जाता है ना। चित्त का जो बल है वो समुदाय तक जाता है, बुद्धि का बल राष्ट्र तक जाता है ना। जब आत्मा का बल होता है तभी अंतर्राष्ट्र तक जाता है। तो जब तक हम अंतर्राष्ट्रीयता की मानसिकता से युक्त नहीं होते हैं तब तक हम न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए जो बल है ना, उसको अर्जित नहीं कर पाते हैं ना। तो उसको अर्जित करने के लिए हमको जीवन बल को समझने की आवश्यकता है। और जीवन बल जो है वो पांचों बल का सम्मिलित रूप है, अविभाज्य रूप है, अखंड रूप है ना। तो उसको हम विभाजन में अध्ययन कर सकते हैं कि मन में इतना क्रिया है, बुद्धि में इतना, चित्त में आदि आदि, है ना। लेकिन आचरण तो जीवन बल और जीवन शक्ति के योगफल में ही होता है ना, उसके बिना नहीं हो पाता है मानवीयतापूर्ण आचरण, है ना। इसीलिए जीवन शक्तियां भी अविभाज्यता में है। जैसे विचार शक्ति और जो आशा शक्ति है, ये सह अस्तित्व में, जैसा विचार होगा वैसी आशा होगी, जैसी आशा होगा वैसा विचार होगा, आशा विचार जैसा होगा वैसा चित्रण बनेगा, जैसा चित्रण होगा वैसा आशा विचार होगा, है ना। तो इसको टुकड़े में नहीं समझ सकते हम, कहीं ये चित्त की शक्ति है ना। जैसे चित्रण शक्ति जो है चित्त की है, लेकिन चित्त की शक्ति आशा और विचार के योगफल में ही है। आशा ना हो, विचार ना हो, चित्त में चित्रण हो जाए, ये संभव नहीं है ना। इसी प्रकार से चित्त में चित्रण है तो उसका प्रभाव जो है वो विचार और आशा के ऊपर आएगा ही। यही क्रम है। तो अविभाज्यता में, है ना, जीवन शक्तियों को, जीवन बल को समझना, यही है ना जिसको कह रहे हैं अविभाज्यता में मानसिकता है, समझना। और जब हम अविभाज्यता में समझ पाते हैं जीवन बल और जीवन शक्तियों को, तभी वो न्यायपूर्ण व्यवहार में, है ना, परावर्तित हो पाती है। उससे पूर्व में न्यायपूर्ण व्यवहार में परावर्तन नहीं आ पाता है ना। ठीक है। तो ये थोड़ा गठनपूर्ण परमाणु को और समझिए ना। मुझे नाभि में एक, बाकी वे में 2 8 एक वो है, थोड़ा उस प्रस्ताव से समझाएंगे तो और क्लियरिटी बन जाएगी भैया। और इसमें क्योंकि कह रहे हैं कि एक है उसमें नाभि में, तभी मध्यस्थ बल तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इसमें जो मेरा प्रश्न था मैं उसको फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। जो नाभिकीय बल है ना, वो संतुलन में आने के कारण या नियंत्रण संतुलन में जो आया उसके कारण से ही परानुक्रम है, क्योंकि गठन पूर्णता जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए भ्रूण स्वरूप है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो उसके बाद जो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की तरफ जो हमारी गति दिखती है या पीड़ा के रूप में जो प्रश्न बनते हैं, ऐसा ही है या इसमें कोई चेंज है? एक बार फिर से बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो गठनपूर्ण परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चरल, ये क्योंकि जड़ ही चैतन्य हुआ है, इस क्रम में जो नाभिकीय बल है वो परिवेशों में जो परमाणु अंश हैं
उन्होंने उसको उसको ऐसे संतुलित कर दिया, नियंत्रित संतुलित इस तरीके से कि ये भार विहीन हो गया, ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया, है ना। तो इस कंडीशन में ऐसा हुआ कि परानुक्रम बना हुआ है ना, जो 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 कि जड़ जो के कि अध्यास बने हुए हैं। हाँ, जो अध्यास बने हुए हैं, हाँ। तो जो कि क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए दबाव है, हाँ, यही दबाव है परानुक्रम, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली जो पूर्णता है वो गठन पूर्णता है। हाँ। गठन पूर्णता के बाद परमाणु में परिणाम के अमरत्व के रूप में एक स्थिरता आ जाती है ना, उसी को बहुत बढ़िया। परिणाम का अमरत्व कह रहे हैं। तो परिणाम पूर्णता यानी परिणाम में पूर्ण हो गया हम्म। और उसकी निरंतरता हो गई, इसलिए उसमें अमरत्व आ गया है। तो पहली बार परमाणु जो है वो गठन पूर्ण रूप में, है ना, पूर्णता के साथ जुड़ता है ना। हम्म। उससे पहले अपूर्ण रहता है, इसीलिए उसमें विकास क्रम बना रहता है ना। ठीक सही है। बात है, बहुत बढ़िया है, अभिभूत कर देने वाली बात है ना ये। हम्म। तो जब वो पूर्णता, एक पूर्णता का स्वाद आ जाता है तो फिर क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की ओर जागृति क्रम शुरू हाँ। होता है। तो भ्रमित मानव में पहले पूर्णता का पहचान होता है ना, इसीलिए जीवन ज्ञान पहले है, फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है। ठीक है ना। बहुत जोरदार है ना। बहुत जोरदार है कि जीवन ज्ञान के बिना क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के लिए जो प्रश्न ही नहीं बनते हैं। हम्म। बहुत बढ़िया, हाँ। जिन्हें भी प्रश्न है, हाँ, पवन भैया ने हाथ उठाया है जी। अच्छा, हटा लिया, ओके। तो कृष्ण भैया कह रहे हैं कि ये जीवन क्रिया को थोड़ा और समझाया जाए, है ना। कल भी समझ सकते हैं, मतलब 8:37 हो गए, जैसा पापा आप कहें, कि या और किसी को कोई प्रश्न हो इस बात से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं। कल वैसे फ्राइडे है, लेकिन हम लोग अच्छा, कर सकते हैं फ्राइडे हाँ, सैटरडे कल फ्राइडे संडे। ये सेशन है। हमारी जो क्लास होती है जी। वो 6 बजे से 7:15 तक रहती है। अच्छा, अधिकतम ये होगा कि मैं एक 20 मिनट का गैप ले लूंगा, तो 7:30 की बजाय 7:45 तक जुड़ जाऊंगा, है ना, तब ठीक है, तक हम आप लोग लोग कल का सब। सेशन जो है वो 8 से 9 रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना। मैं तब तक आधे घंटे का और एक चीज मैंने प्लान करी, वो कर लेंगे, हाँ हाँ। आधे घंटे में वो हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कर लेंगे अभी कल 8 से 9, हाँ। अभी और कोई प्रश्न हो तो कर हाँ, सकते हैं। हाँ, इसी अभी बात से दो रिलेटेड। दो जी। आयाम ही पे बात हुई है अभी, है ना। हाँ। एक आयाम है जिसको अनुभव का आयाम कह रहे हैं, दूसरा आयाम है जिसको विचार का। अभी इसको और खोलना है, क्योंकि ये जब हम्म। तक खुलेगा नहीं ना तब तक दर्शन अ, स्पष्ट की, नहीं होगा। हाँ, दर्शन की बौद्धिकता या दर्शन की मानसिकता, है ना, हाँ, या दर्शन की एक सूत्रता, अखंडता, अविभाज्यता, या जो सह अस्तित्व है, वो हमको स्पष्ट नहीं होगा, है ना। सही इसको बात बहुत है। मन लगा के समझने की बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है, हाँ। तो बताइए कैसा रहा आज आपका, कितनी आपकी क्लैरिटी बनी, है ना। काफी डिटेलिंग में हम लोगों ने गठनपूर्ण परमाणु पर पहुंच गए आज हम लोग, इस चीज को समझते समझते। क्या क्लैरिटी बनी, सबके क्लैप क्लैप्स आ रहे हैं। आपको क्लैरिटी क्या बनी ये बताइए, कहाँ पर ध्यान गया, निमिषा दीदी बताइए। बहुत सारी बातों पे ध्यान गया स्वयं के लिए। अभी तो जो अनंत मनन चल रहा है उसके लिए कि दूसरी बार ये पूरा लेक्चर सुन लेना हाँ। पड़ेगा मुझे। तो आज के दिन में हाँ। शायद दोपहर का सेशन मैं ना अटेंड करूं और ये सुनूं, ऐसा मैंने मन बनाया हाँ। है। क्योंकि भैया जो अनुभव विचार व्यवहार वाला बोल रहे हैं ना, उसमें भी बहुत मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा कल तो शायद वो उसको क्लेरिफाई करेंगे तो। हम्म। इतना गहरा बात है वो तो, क्योंकि वो भी मैंने दो बार तो सुना है उनको। हम्म। लेकिन जब तक ये आगे की स्थितियां स्पष्ट नहीं होती है तो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो चिंतन में आना चाहिए वहां तक का बात रहता नहीं है। वो अच्छा बहुत लगता है, लिख लेते हैं, ये हाँ। सब हो जाता है। हाँ। पहली बार जब मैंने वो बात सुना था चारों आयामों का स्पष्टता के लिए, हम्म।
तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये जो आज की मेरी स्थिति बनी है वो बेस में वो है ही, हाँ। लेकिन पीछे की क्लैरिटी नहीं होने के कारण वो काफी भारी पड़ा था। फिर धीरे हम्म। धीरे जैसे दर्शन में गहरे चले जाते हैं, तब पता चलता है कि कहाँ वो कनेक्ट कर रहा है। तो क्रियापूर्णता और उसके बाद अनुभव मूलक विधि से पूरा व्यवहार, जो पांचों व्यवस्थाओं में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक, वो हम्म। क्लैरिटी यहाँ से भी एक पीछे से जब क्लैरिटी बनती है तो ये एक सूत्रता स्पष्ट होती है। जैसे गठन पूर्णता में भी एक सूत्रता, परमाणु अंशों की जो भागीदारी है और गठन बनता है, वो परिवार समाज गठन तक और अखंड समाज तक जो ले जाते हैं, वो बेसिक सिद्धांत यहाँ से है और वहां तक सूत्रित होता है। वो दो एक बार सुनते हैं वो अनुभव चारों आयामों को, और ये बेसिक क्लैरिटी तभी, जैसे साक्षात्कार का प्रश्न आज मैंने किया तो थोड़ा थोड़ा स्पष्ट था, भाषाभास था, लेकिन आज स्पष्टता हुई कि नियम को भी, मतलब रूपात्मक अस्तित्व को रूपात्मक के साथ जोड़ के देखते हैं, तभी तो सह अस्तित्व में देखना है, वो एक हम्म। पात्रता को बनाना है, वो आज स्पष्ट हुआ मुझे। तो ऐसी बातों पे ध्यान जैसे जैसे लेक्चर्स हाँ। अटेंड करते हैं, तभी पता चलता है कि हमारे में क्या हो रहा है, हम क्या देखते हैं। स्वयं हम्म। की पात्रता को बढ़ाने का काम हुआ। दीदी हाँ। तो वो रूपात्मक, काफी दीदी हमेशा होता ही रहता है। हाँ जी। दीदी रूपात्मक और अरूपात्मक में जो आपको स्पष्टता बनी, एक बार रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां मुझे थोड़ा सा और समझना था। हम्म। तो मैंने जैसे बोला ना, साक्षात्कार का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, चारों बार चारों डेफिनेशंस का। तो साक्षात्कार है वो भास आभास प्रतीति जो है, उसमें प्रतीति लेवल का साक्षात्कार जो है उसमें स्पष्टताएं बनती है। अभी जो हम रूप का अभ्यास करे हुए हैं, गुण का भी बहुत थोड़ा थोड़ा भास है हमें, गुण का भी इतना क्लैरिटी नहीं है हमें। साक्षात्कार रूप गुण स्वभाव धर्म का होता है ना। साथ में साक्षात्कार मूल्यों का होता है। अब मूल्य जो है, नियम न्याय धर्म सत्य और सभी मूल्यों का साक्षात्कार जो अरूपात्मक है, उसमें रूप नहीं है। और दूसरा डेफिनेशन है रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार, है ना। तो अरूपात्मक का भी है और रूपात्मक का भी साक्षात्कार है। तो अब दूसरा डेफिनेशन से देखा जाए तो रूपात्मक अरूपात्मक अस्तित्व का कैसे होगा। तो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन से बढ़ेंगे और सभी चीजों की क्लैरिटी बढ़ेगी, तभी ये होगा ना। तो भैया ने क्या बताया कि रूपात्मक अस्तित्व को जब देखते हैं, जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म है, उसी में वो अरूपात्मक अस्तित्व का हमें क्लैरिटी बनती है, साक्षात्कार होता है। तो नियम न्याय धर्म सत्य रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है, या फिर ऐसा बोला जाए कि पदार्थ अवस्था होने रहने के स्वरूप में है, वो नियमबद्ध है, नियम तर्क पूर्ण है उसको, और वही नियम मानव में न्याय से कनेक्टेड है। मैं सच बता पाई भैया? मैं मेरी जो समझ है क्लैरिटी से है, ऐसा आप बोल रहे हैं। भैया से ही हम अपना मूल्यांकन करवाएंगे, क्योंकि हम तो बोल ही जाए, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने मैं अपना क्लैरिटी रख रही हूँ। नहीं, सही है भैया, बिल्कुल। है हम्म। ना जी। सही है। चल भैया, मेरी बात से कनेक्ट हो पाया। ना तो एब्स्ट्रैक्ट और रूपात्मक वो और उस तरह से बात चल रही अरूपात्मक, थी। हाँ जी, अरूपात्मक और रूपात्मकता का सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व में सब चीजों को देखना है, ऐसा बताया। तो स्वयं के लिए तो हमारा अभ्यास तो इसी तरह से अभी तक का है। तो हम लोग किस तरह से क्लैरिटी से आगे बढ़ पाए, उसका मुझे आज क्लैरिटी हुआ। स्वास्तित्व में देखना है, सह अस्तित्व में देखना है, बोलते रहते हैं, लेकिन कहाँ हम अंदर से कन्फ्लिक्टेड है, वो हमारे प्रश्नों से भी पता चलता है, और जवाब मिलता है तो वो प्रश्न रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। हम्म। सही बात है। बहुत बढ़िया निमिषा दीदी, है ना। कृष्ण भैया को भी काफी क्लैरिटी बनी होगी, जो क्लैरिटी बनी कृष्ण भैया आप भी रखिए, है ना, कि आज आपको कौन सी बात पकड़ में आई, आपने जो भी प्रश्न पूछे उनके क्रम में। हाँ। हाँ दीदी, मुझे बेसिकली जो विकास क्रम, विकास और जो परमाणु को, परमाणु अंश से लेके भैया ने बात रखी थी कि हम्म। परमाणु अंश में प्रवृत्ति रहती है, और परमाणु के बाद वो एक मतलब उसमें आ जाता है, तो वहां से फिर उसका आचरण होता है।
तो पहले प्रवृत्ति है अंश में, और परमाणु में जो है आचरण स्पष्ट होता है। और फिर वो विकास क्रम के तहत परमाणु भी, क्योंकि उसको गति, एक संपृक्तता की वजह से उसमें जो गति है, फिर वो अणु बनता है। फिर आगे और गठन, वो आगे और गठनशील होता है, इसलिए गति रहती है। तो फिर वो अणु संरचनाएं, रस रसायन, और उसके बाद में ये गति बढ़ते बढ़ते जीव अवस्था, और मतलब प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की तरफ होता है। और फिर ये जो परमाणु का जो समझाया भैया ने, जो हमने समझा कि नाभि के अंदर और बाहर बराबर अंश रहते हैं, फिर एक पर्टिकुलर नियति सहज विधि से नाभि में एक और परिवेश में जो अंश हैं वो संतुलन में आ जाते हैं, और उसी को हम गठन पूर्णता बोल रहे हैं। फिर गठन पूर्णता के अंदर भी हम देखें तो क्योंकि जड़ ही चैतन्य हुआ है, तो फिर वो बल और शक्ति के रूप में भैया ने समझाया, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और जो आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रमाण। तो वहाँ उन्होंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया। और ये भी क्योंकि गति की ही बात है, तो गठन पूर्णता के बाद ऑटोमेटिकली आचरण क्रिया पूर्णता की तरफ गति बनती है। और जो शरीर सापेक्ष जो बना हुआ है, वहाँ जब जब हमें पीड़ा महसूस होती है या पीड़ा को हम देख पाते हैं, तो फिर वो गति बनती है। और जितनी पीड़ा हमारे अंदर बढ़ती है, उसके प्रति हमारी गति और बढ़ती है। और फिर हम धीरे धीरे क्रिया पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, और फिर क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा मुझे इन तीनों में कनेक्शन मिला, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो विकास क्रम विकास का मतलब गठन पूर्णता, और जागृति क्रम जागृति का मतलब आचरण क्रिया पूर्णता, और फिर क्रिया पूर्णता के बाद जो प्रमाणित होता है वो आचरण पूर्णता में होता है। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया कृष्ण भैया, जबरदस्त। आज मुझे भी बहुत सारी क्लैरिटी बनी। मुझे याद है 2017-18 में जब अध्ययन शुरू किया था, तब मुझे एक्चुअली में तभी यही प्रश्न हुआ था, लेकिन वो प्रश्न किसी तरीके से तृप्त नहीं हो पाया, या जो भी हो पाया, फिर आगे हम अध्ययन करते रहे। लेकिन मुझे ये बात कभी पकड़ में नहीं आई थी कि जो मैंने प्रश्न पूछा था ना, परानुक्रम है क्यों आखिरकार, या बुद्धि जो है वो आत्मा से विमुख क्यों है ना, ये एक्चुअली इस तरीके से प्रश्न ही नहीं पूछ पाई थी मैं तब उस समय में। पर मैंने प्रश्न तो ऐसा ही कुछ प्रश्न फ्रेम किया था और तब पूछा था। मुझे पहली बार पता चला, मतलब मैं इसको अभी एक समझ से कह सकती हूँ कि जो गठन पूर्णता है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की पूर्व भूमि पृष्ठभूमि कैसे है, ये मुझे आज टेक्निकली क्लियर हुआ है ना, नहीं तो नहीं क्लियर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ केतन भैया। हाँ दीदी, अभी मैं सार सत्र में गया था कानपुर जी। तो वहाँ पे ये परानुक्रम और पूर्वानुक्रम बहुत सटीकता से समझाया था। जी। जो पूर्वानुक्रम है उसमें जो व्यापक में अनुभूत आत्मा है उसी से बुद्धि व्यवस्थित होती है, मीन्स नियंत्रित होती है, और फिर बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन। तो उसमें जब क्रिया पूर्णता होती है, मीन्स 10 से 10 जीवन क्रियाएं ठीक हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, तो उसमें जैसे आत्मा में सहअस्तित्व का अनुभव होता है, संघर्ष नहीं होता। बुद्धि में व्यवस्था का क्रोध होता है, अव्यवस्था नहीं होती, और चित्त में संबंध का चिंतन हो जाता है, और विरोध का चिंतन नहीं रहता। तभी क्रिया पूर्णता हो जाती है। और उसके बाद जो व्यापक में अनुभूत हुई आत्मा के नियंत्रण में या व्यवस्था में सभी जीवन क्रियाएं चलती है, और सभी जीवन क्रियाएं जब ठीक हो जाती है तब उससे आचरण पूर्णता होती है। मीन्स जो पहले पूर्वानुक्रम होता है, उसके बाद जो प्रत्यावर्तन हो जाता है, उसके बाद प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन होने से आचरण पूर्णता होती है। 10 जीवन क्रिया फिर से आचरण में हो जाती है। व्यक्तिगत तौर पे होता है, परिवार के तौर पे होता है, फिर समाज के और प्रकृति के तौर पे जब होता है तब आचरण पूर्णता होती है। तो ये बहुत शुरुआत में जो परानुक्रम होता है, मीन्स कि हम शरीर से मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, मन से वृत्ति को चित्त से, तो वो उसमें संगीतमयता आती नहीं है, क्योंकि लघु जो क्रियाएं है वो गुरु क्रियाओं को कभी नियंत्रित नहीं कर सकती।
तो वहाँ बहुत सटीकता से समझा। हम लोग अभी 15 दिन का 7 सत्र में गए थे, तो बहुत इसलिए बढ़िया भैया। मैंने थोड़ी क्लैरिटी रखी। धन्यवाद दीदी। हाँ जी, आवाज क्यों बंद हो गई? हेलो, हाँ, मैं सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। केतन भाई की आवाज पूरी हुई? हाँ जी, मेरी बात पूरी जी, हो गई। ठीक है, सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया। बढ़िया केतन भैया, आपने जो समझाया वो भी बहुत बढ़िया। आज जो हमें इस सत्र से क्लैरिटी मिली वो ये कि आखिरकार ये परानुक्रम हो क्यों जाता है ना? हो जाता है ये तो बात ठीक है, पर हो क्यों जाता है, उसका वो स्ट्रक्चर कैसा है ना परमाणु के। तो आज हम लोगों ने जो बात की ना इस सत्र में, वो स्ट्रक्चर के साथ ही है ना, उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके कारण कैसे हो जाता है, आज इस सत्र में ये क्लैरिटी मिली, है ना? तो मैं इस क्लैरिटी की बात कर रही थी। बढ़िया। और किसी को कुछ क्लैरिटी मिली हो या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, फिर हम आज के सत्र को यहीं पर पूरा करेंगे। और किसी को कोई क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? दीदी दीदी हाँ। एक बार थोड़ा आप रखिए ना, रूपात्मक और अरूपात्मक। मैं अभी ये समझ पा रहा हूँ कि जो रूप को देखना है वो रूपात्मक है, गुण हम्म। स्वभाव धर्म उसको हाँ, जो देखना है वो अरूपात्मक है, ऐसा है क्या? स्वभाव और धर्म अरूपात्मक है। और रूप और गुण जो है वो जैसे रूपात्मक। मनुष्य का, देखिए मैं छोटी सी एक बात बोल देती हूँ, कल पापा से इस बात में और इस बात को और गहरा लिया जाएगा। मुझे ये आज ये बात पकड़ में आई बहुत सारी बातें मुझे पकड़ में आई। पहली तो ये कि भाई जब हम इंटरैक्टिवली बात कर रहे हैं तो 25-30% कम्युनिकेशन हो रहा है। एक तो मेरा ध्यान इस बात पे गया। दूसरा मुझे ये ध्यान में गया कि बहुत सारे अभी भी जैसे स्ट्रक्चर को लेकर के या किसी शब्द को लेकर हमको क्लैरिटीज नहीं है। तो मैं पापा को ये बोलूंगी ये तो आप करेंगे जो हम लोगों ने प्लान किया, साथ में ऐसी भी हम लोग क्लैरिटी के लिए भी अपने अपने जो प्रश्न बने हुए हैं उनको भी हम लोग पूछ लें। ठीक है, अच्छा, हम तो रूपात्मक और अरूपात्मक को ही कल मुझे लगता है पापा आगे रखेंगे, पर मैं आपके लिए छोटे से एक शुरुआत के रूप में रख देती हूँ कि ऐसे देखिए, जैसे मनुष्य का गेहूं के साथ जो संबंध है ना, ये अरूपात्मक है ना? जो गेहूं के साथ हमारा संबंध है, उसमें हम जो पहचान रहे हैं वो गेहूं में पोषण मूल्य के रूप में पहचान रहे हैं, ये बात को कह रहे हैं। कोई भी रूपात्मक चीज है वो अरूपात्मक के साथ ही है। अभी आपको पकड़ में आई बात? हाँ हम दीदी, प्रयोजन को पहचान रहे हैं, अब आ गई? प्रयोजन को पहचान। हाँ, जैसे हाँ। गेहूं है तो गेहूं को हम जो देख रहे हैं उसके रूप को, साइज को, वो हम्म। रूपात्मक है। और हम्म। जैसे उसका थोड़ा रंग भी देख रहे हैं, गेहूं वो कर को रहे हैं तो। भैया देखो, गेहूं है, उसको रूप रंग देख लिया, वो रूप हो गया, है ना? इसको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा रही हूँ। उसको आटा पीसा, उसको पानी के साथ मिलाया, उसका डो बन गया, उसकी रोटी बना ली, या उसके गुणों की पहचान कर ली, है ना? स्वभाव मतलब ठीक है। उसके प्रयोजन की पहचान कर ली। फिर उसका जो धर्म है, पुष्टि धर्म है, उस आधार पे उसकी पहचान कर ली। ये हो गया स्वभाव धर्म की पहचान, जो है अरूपात्मक है, अस्तित्व है, अस्तित्व का अरूपात्मक हिस्सा है, लेकिन ये रहते साथ में है। जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो प्रयोजन के साथ ही है। प्रत्येक हम्म। इकाई अपने प्रयोजन के साथ। इसीलिए जो परिचय शिविर है ना, वो सीड को तब से सीड डाल रहे हैं कि रूप गुण स्वभाव धर्म को एक साथ देखने का वो बन जाए। आप पकड़ में हम्म। आया? हाँ, तो रूप और हाँ। गुण जो है वो रूपात्मक में आता है, फिर स्वभाव हम्म। धर्म जो है वो अरूपात्मक में। अरूपात्मक। और अगर हाँ। अपन मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में समझें, तो जो हाँ, अनुभव और विचार हैं वो अरूपात्मक हैं, व्यवहार और जो कार्य हैं वो रूपात्मक हो गया। बिल्कुल प्रगटन के रूप में ऐसा ही है, दिखने के जी, रूप में ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है ना? एक्सप्रेशन वाला पार्ट। हाँ, एक्सप्रेशन वाला पार्ट। ठीक है। ठीक है ना? पापा से भी एक बार हाँ की मुहर लगवा लें कि ठीक बोल रहे हैं हम लोग कि नहीं बोल रहे हैं, फिर आज की छुट्टी करें। पापा ठीक है? अनम्यूट शायद वो करके बोलना पड़ेगा अपने आप को, नहीं हो सकता है।
दीदी कल के सेशन में जो हाँ चेंजेस हैं वो केवल कल के लिए हैं? कल के लिए हैं, बस कल के ही लिए हैं। 7:30 बजे से हम स्टार्ट करेंगे और कल 8 से 9। 7:30 से स्टार्ट करेंगे। और मैंने मेरी बहन को इनवाइट किया, मैंने कहा उसके साथ थोड़ी हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग 8 बजे से पापा का सत्र शुरू करेंगे और प्रश्नोत्तरी तरीके से ही रखेंगे। मुझे लग रहा है काफी सारी व्यक्तिगत जगहों पर हमको मतलब व्यक्तिगत कुछ प्रश्न बने हुए हैं, उस जगह पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, उस जगह क्लैरिटी मिलने से बात पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने सत्र जो रखा था वो मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन था, अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो लेट इट बी, है ना, लेट इट बी। ठीक है, यस हाँ चलिए। दीदी जैसे रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, किस ग्रुप में है ये इसकी जीवन आज विद्या की? जन संवाद में हर रोज रिकॉर्डिंग रखती ही हूँ मैं, आज भी रखूंगी। जी सारे सत्रों के प्लेलिस्ट भी हैं दीदी, है ना, ये जो विशेष सत्र हैं इनके अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे, बनी ही हुई है इनफैक्ट, है ना। ठीक है, सब उपलब्ध हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगी जो सारे लोग जो जुड़े भी हुए हैं उसको दोबारा देख लें, है ना, ये क्लैरिटी आ जाएंगी, ये सेशंस आपको इतनी क्लैरिटी दे देंगे जो शायद आप वर्षों के अध्ययन के बाद आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी के वर्षों का जो अध्ययन में उन्होंने समय लगाया और ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है ना, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये, जो हमारे पास अभी जैसे हमें मिल उनका रहे हैं। अनुभव यहाँ तक का एक रूटीन लैंग्वेज में कि उनका अनुभव हमें निचोड़ मिल रहा है उनका। निचोड़ मिल तो रहा है, क्या है, हाँ। बहुत सारा फैलाव करके सोचना जरूरी फिर नहीं लगेगा। अपनी पात्रता है तो ऐसा लगता है मुझे कि जब भी भैया को सुनते हैं तो एक क्लैरिटी बन जाती है और वो क्रक्स पकड़ लेते हैं हम लोग, एग्जैक्टली है क्योंकि ना। क्या तो होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भी हम परमाणु के अर्थ में यदि लेते हैं अपने को, तो किसी को कुछ रेजोनेट होता है ना, वो व्यंजित हो जाता है, वही उसको समझ के रूप में मिल जाता है, फिर वो हमको भी रेजोनेट कर देता है ना, वो क्योंकि उसे पता है यही सारे क्रक्स पॉइंट हैं, ये चीज से क्लैरिटी हुई, ये चीज से क्लैरिटी हुई। तो पूरा जनसंवाद का कंसेप्ट ही ऐसे है कि समझे जो हुए को हमारे समझाना समझे हुए को हाँ, समझाना, है ना। जो समझे हुए हैं उनको जो समझा है ना, उसको यस बुलाओ और उनसे पोषण पाओ। यस यस, बहुत अच्छा रहता है ये, क्योंकि काफी चीजों की क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो एकदम क्लैरिटी बिना का जो श्रम है ना, वहाँ मनन को दौड़ाना नहीं पड़ता है, एकदम क्लैरिटी से आगे बढ़ जाते हैं, एकदम एकदम है आ ना। जाता है, ये बात सही है, जी, ये बात जो सही है। कंफ्यूजन के साथ जो मनन है उसके सिवाय क्लैरिटी के साथ मनन रहता है इसमें। कंफ्यूजन का कितना भी मथन देखो, जैसे कचरे को कितना भी मथेंगे मक्खन निकलता नहीं है। यस यस, वही तो। इसीलिए कंफ्यूजन में अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठ के फिर सुनते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है कि सीधा हाँ, सीधा पेनिट्रेट हो जाए। वैसे होता तो जो रेशो है उसी के हिसाब से कि 25 to 40% तक ही जाता है, फिर तो अपने को ही दम लगाना है ना। सही बात है। ज्योति दीदी कुछ कहना चाहती हैं? मुझे लग रहा है इसको शायद बाद में हुआ है। ज्योति दीदी आप कुछ कह रही हैं? चलिए ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना, और आपसे मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। ठीक है, सभी को नमस्ते, हरिहर, आपका दिन शुभ हो।